गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले कुछ समय से डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस की डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया गया उसको हम लोग देख रहे थे। इसमें हम इटली का देख चुके हैं, हम रोमन्स का देख चुके हैं और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है बाइजेंटाइन काल में किस प्रकार की डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप होने दिया गया या किस प्रकार की डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस, डिप्लोमेटिक बिहेवियर का डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य था, जब ये रोमन साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिहीन होता चला गया, पावरलेस होता चला गया, वीक होता चला गया, तब ये करीब 395 ईसा पूर्व के आसपास ये दो भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। जो पूर्वी भाग था वो पूर्वी हिस्सा बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना गया, बाइजेंटाइन साम्राज्य के द्वारा जाना गया, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हमें देखने को मिल रही है। पूरब और पश्चिम के बीच स्थित ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था ये रोम और पूर्वी राज्यों से प्रभावित था। इसने सैनिक और गैर सैनिक रोमन प्रशासनिक व्यवस्था के कई सिद्धांतों को अपना लिया था और एक प्रकार से जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही डेवलप्ड थी, बहुत ही उन्नत थी। इसी प्रशासकीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हमें राजनयिक व्यवस्था के रूप में देखने को मिल रहा है, डिप्लोमेटिक सिस्टम के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, इसका ऊपर जो बर्बर जातियां थीं, उन बर्बर जातियों का एक कंटिन्यूअस अटैक इनके ऊपर देखने को मिल रहा था। उस समय ये एक आम प्रचलन में था कि बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने चारों तरफ से बर्बर जो जातियां थीं उनके आक्रमण से लगातार आक्रांत रहता था। तो उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो बाइजेंटाइन वासी थे उन्होंने राजनय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। उन्होंने इसे एक पूरी आर्ट के रूप में डेवलप कर दिया, उन्होंने इसे एक कला के रूप में पूरा विकसित कर दिया। और इस समय जो राजनय का उद्देश्य था वो प्रतियोगियों के बीच उनकी महत्वाकांक्षाओं का समायोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयास और मित्रों की प्राप्ति था। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो राजनीतिक संधियां थीं और जो राजनयिक संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड, बहुत ही ज़्यादा व्यापक हमें देखने को मिल रहे हैं। निकलसन के शब्दों में हम ये कहें तो कह सकते हैं कि बाइजेंटाइन के द्वारा राजनय के प्रयोग के 3 साधन हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, असभ्य और बर्बर जातियों में फूट और पारस्परिक कलह उत्पन्न करके उन्हें शक्तिहीन बनाना, मीन्स उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए उन्हें वीक बनाने का प्रयास करना, जिससे कि वे संगठित होकर के साम्राज्य पर आक्रमण ना कर सकें। दूसरे, जो सीमावर्ती जातियां थीं, जो बॉर्डर पे रहने वाली जो कम्युनिटीज थीं, उनको आर्थिक सहायता, घूस और प्रशंसा इत्यादि के माध्यम से अपनी ओर मिला करके उनकी मित्रता प्राप्त करना, जिससे कि वे शत्रु से मिलकर के उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य ना कर सकें। तीसरा, राजनयिक साधनों के द्वारा असभ्य और बर्बर जातियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना, जिससे कि वो परमानेंटली उनके फॉलोअर्स बन जाएं, वो स्थायी रूप से उनके अनुयायी बन जाएं। इन सभी साधनों के प्रयोग से ही एम्परर जस्टिनियन के द्वारा, सम्राट जस्टिनियन के द्वारा विभिन्न जनजातियों में नियंत्रण में रखकर अपना प्रभाव सूडान, अरेबिया, अबिसीनिया
और यहाँ तक फैलाया गया। बाइजेंटाइन शासकों ने अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए पड़ोसी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। जो पड़ोसी राजा थे उनकी पुत्रियों से अपने पुत्रों की, उनके पुत्रों से अपनी पुत्रियों की शादी के माध्यम से साम्राज्य के एक्सटेंशन का, साम्राज्य के विस्तार का कार्य किया गया। बाइजेंटाइन वासियों ने अपनी दुर्बल स्थिति से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए अपनी वाणी का, वार्ता चातुर्य का जम के इस्तेमाल किया और इसके माध्यम से अपने पड़ोसी शासकों को उनकी आकांक्षाओं तथा दुर्बलताओं के आधार पर एक दूसरे से भिड़ाने और लड़ाने की नीति अपनाई और साथ ही विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जातियों से संधियां की। बाइजेंटाइन सम्राटों के द्वारा की गई संधियां वे साधन थे जिनकी सहायता से उन्होंने अपने साम्राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा की। थेयर के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि राज्यों में फूट डालना इनके राजनय का मूल कार्य था, मूल विशेषता थी। और इस नीति के कारण जो कुस्तुनतुनिया की सरकार थी, वह कुस्तुनतुनिया की सरकार ने अपने दूतों को ये आज्ञा दे रखी थी कि वे अपने पड़ोसियों की आकांक्षाओं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो एम्बिशंस हैं, उनकी शक्ति के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज ऑफ पावर हैं, उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या इंटरनल सर्कमस्टांसेस है, उनका लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, सूचना प्राप्त करते रहें और अपने राज्य को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस भेजते रहें। दूतों को ये प्रतिवेदन सूचनाओं का बहुत अच्छा स्रोत थे और इसी के आधार पर जो बाइजेंटाइन शासक थे उन्होंने अपनी विदेश नीति, अपनी सैनिक नीति का निर्धारण किया। इन्हीं प्रतिवेदनों के आधार पर दूतों को निर्देश दिए जाते थे कि किस प्रकार का व्यवहार वहां उन्हें उस रिसीविंग स्टेट में, उस स्वीकारी राज्य में करना है। इस प्रकार दूतों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे न केवल अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करें, अपितु विदेशों में जो गतिविधियां हो रही हैं तथा पर राज्य के अन्य दूसरे राज्यों से जो संबंध हैं उसका भी ब्यौरा अपने राज्य को भेजते रहें। इसलिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को दूत नियुक्त किया जाता था जिनकी ऑब्जर्वेशन की पावर, जिनके इंस्पेक्शन की पावर बहुत अच्छी थी, जो अनुभवी थे, जो चतुर हुआ करते थे और जिनकी विभिन्न समस्याओं को समझने की जो शक्ति थी, जो परिपक्व विवेक शक्ति हो। चूंकि बाइजेंटाइन स्वयं चालाकी और धूर्तता का भी उपयोग करते रहे, तो इसी कारण कुस्तुनतुनिया में स्थित जो दूत थे उनको वे जासूस मानते थे, उनके ऊपर पक्की निगरानी रखी जाती थी और उनसे खुले रूप में तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था, जिससे कि ये दूत कहीं अधिक जानकारी न प्राप्त कर लें, उन्हें सरकारी अधिकारी वर्ग के अलावा किसी अन्य के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था। एक दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि बाइजेंटाइन सम्राट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परराष्ट्र संबंधों की देखभाल के लिए एक विशेष विभाग खोला था, जो विश्व का प्रथम विदेश मंत्रालय कहा जाता है। इस विभाग के द्वारा दूतों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था और ये ही विश्व के प्रथम व्यावसायिक राजदूत के रूप में माने जाते हैं। इन्हें मौखिक नहीं बल्कि इनको लिखित में आदेश दिया जाता था, इनको लिखित आज्ञाएं दी जाती थी और इनसे ये अपेक्षा की जाती थी, इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वे विदेश में शिष्ट एवं नम्र व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे तथा पर राज्य की, दूसरे राज्य की प्रत्येक चीज के ऊपर, चाहे नागरिक हो, राजा की वेशभूषा हो, रहन सहन हो, खान पान हो, इन सब के प्रति क्रिटिकल या क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड के बजाय, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बजाय ये प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।
चूँकि उस समय राजदूतों को कोई बंधा वेतन नहीं मिलता था, तो सरकारें इन्हें कुछ भी नहीं देती थीं। तो बाइजेंटाइन सरकार ने अपने दूतों को अपने साथ व्यापार हेतु सामान ले जाने की और बेचने की छूट दे रखी थी। लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ कि बाद में ये जो दूत थे अपना ज़्यादातर समय व्यापार में लगाने लगे, इसलिए यह व्यापार करने की जो छूट थी ये बाइजेंटाइन सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई। बाइजेंटाइन काल में नयाचार या न्यू स्टेप्स, न्यू एटीट्यूड, नवाचार और विधि विधान के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था और इसमें विदेशी राजदूतों के स्वागत के लिए एक विशेष विभाग खोला गया था जो कि स्किनियोन बारबेरान कहलाता था। स्वीकारी राज्य में राजदूत के पहुंचने पर उसका स्वागत किया जाता था। राजसी ठाठ के महल उनको ठहरने के लिए दिए जाते थे और एक बार दूत पद पर कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उन्हें एक प्रकार से स्थानबद्ध कर दिया जाता था। वे जब भी बाहर जाते थे उनके सम्मान में एक पूरी गारद रहती थी, एक पूरी टुकड़ी रहती थी। हालांकि ये टुकड़ी उनके ऊपर निगाह रखने के लिए होती थी। इसी प्रकार से जब कोई उनसे मिलने आता था तो मना कर दिया जाता था कि अंदर कोई नहीं है। विदेशी राजदूतों को अपनी सैनिक शक्ति से प्रभावित करने के लिए उनके समक्ष उन्हीं सैनिकों को अलग अलग वर्दी पहना करके, अलग अलग ड्रेस पहना करके, अलग अलग शस्त्र दे करके उनसे बारंबार परेड करवाई जाती थी। तो बाइजेंटाइन युग की एक और जो देन थी वह थी राज्य अभिलेखा विशेषज्ञों के व्यवसाय का प्रारंभ, मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट की सर्विसेज का शुरू किया जाना। इस प्रकार बाइजेंटाइन वासियों ने राजनय को व्यवस्थित, कार्यकुशल और व्यावसायिक तरीके से संगठित किया था और इस काल में चूंकि राजनयिक नैतिकता का ह्रास हुआ था, क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला धोखा, छल कपट, झूठ और देशद्रोह को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट हम लोग दूसरे कंट्री का एक कंट्रीब्यूशन लेंगे। थैंक यू।